नमस्कार मित्रों, आज देखिए हम भवभूति जो कि उत्तर रामचरित के लेखक हैं, जो कि उत्तर रामचरित इनका नाटक है। भवभूति का बहुत ही प्रसिद्ध है, करुण रस में उत्तर रामचरित लिखा हुआ है। और भवभूति का जो करुण रस है वो प्रिय रस भी है, ठीक है। तो उत्तर रामचरित में 7 अंक हैं। मित्रों, आज हम भवभूति का आपको परिचय बताते हैं, किस प्रकार से आपको नोट्स बनाना है, तैयार करना है। तो देखिए, इनके पितामह का नाम, यानी पितामह का मतलब इनके जो बाबा हैं उनका नाम है भट्ट गोपाल, यानी भट्ट गोपाल के लड़के का नाम है नीलकंठ। क्या नाम है? नीलकंठ। और नीलकंठ के लड़के का नाम है भवभूति, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है भाई कि जो बहुत प्रसिद्ध कवि हैं तो उनका भाई पूछ लिया कि इनके पितामह का क्या नाम है। तो भवभूति के पिता का जो नाम है वो नीलकंठ है और बाबा का नाम भट्ट गोपाल है। तो ऐसे समझ लीजिए कि भट्ट गोपाल के एक लड़का हुआ नीलकंठ और नीलकंठ का लड़का हुआ भवभूति। इनकी माता का नाम जतुकर्णी है या जातुकर्णी भी कहा जाता है। किसके? भवभूति की, ठीक है। प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा कि भवभूति का मूल नाम क्या है। भवभूति का मूल नाम है श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ भी इनका जो है मूल नाम है। इनके 2 गुरु हैं भैया, ज्ञान निधि और कुमारिल भट्ट। कौन कौन है? ज्ञान निधि और कुमारिल भट्ट, ये जो है भवभूति के गुरु हैं, ठीक है। अब भवभूति का जो है दार्शनिक नाम क्या है? तो भवभूति का जो दार्शनिक नाम है उदुम्बर या उम्बिकाचार या उम्बेक भी इनको जो है कहा जाता है। इनका जन्म स्थान के बारे में बात कर लेते हैं। तो जन्म स्थान जो है इनका दक्षिण भारत में पद्मपुर नगर पर इनका जो है जन्म जो है हुआ था। अब ये प्रश्न पूछा है भाई कि उपाधि, देखिए इनकी पद वाक्य प्रमाणज्ञ पूछेगा। पद वाक्य प्रमाणज्ञ किसकी उपाधि है? तो बताएंगे आप भवभूति की। तो इन्हें नोट्स में बनाते चलना है। पद का अर्थ होता है व्याकरण और वाक्य का अर्थ होता है मीमांसा और प्रमाण जो लिखा है प्रमाण का अर्थ होता है न्याय। यानी व्याकरण और मीमांसा और न्याय के ये जो है प्रकांड विद्वान थे। और वस्यवाक भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। और परिणत प्रज्ञ भी इन्हें जो है कहा जाता है। और इनको शिखरणी कवि भी कहा जाता है, ठीक है। इनको जो है शिखरणी कवि भी कहा जाता है। आइए देखिए, अब कालिदास का जो गोत्र था, यानी जो गोत्र था या वंश था वो ब्राह्मण जाति के थे कालिदास। और ये जो है काश्यप जाति के, ये भी ब्राह्मण ही थे, लेकिन ब्राह्मण में भी कई जातियाँ। तो देखिए काश्यप, ठीक है। और जाति जो है देखिए कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा पाठी ये जो है ब्राह्मण थे। देखिए ब्राह्मण थे तो ये जो है कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा पाठी ब्राह्मण थे। इनके आश्रयदाता भाई कालिदास के आश्रयदाता कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में एक थे, यानी कि 9 कवि थे उनमें से वो प्रथम थे। तो ये कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मा के जो है ये आश्रयदाता थे, ठीक है। यानी इनके जो राजा थे। चलिए लिखते चलिए। इनका समय जो है पूछा जाता है कि भाई भवभूति का समय कितना है। तो 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच, यानी 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध कह लीजिए, 12वीं का जो है समय माना जाता है। इनकी रचनाएं की बात करें तो मालती माधवम एक प्रकरण है। मालती माधवम में आपके 10 अंक हैं और ये प्रकरण है, नोट किए रहना। महावीर चरितम एक नाटक है और उत्तर रामचरितम नाटक है, जिन पर 7 अंक हैं, ठीक है। आगे जानते हैं कि भाई भवभूति की रीति कौन सी। तो ये जो है गौड़ी रीति है। ये नोट्स में पूरा बनाते चलिए। उत्तर रामचरित में गौड़ी और वैदर्भी रीति का समन्वय मिल रहा है। ये भी आपको नोट कर लेना है कि उत्तर रामचरित में कौन सी रीति का, तो गौड़ी और वैदर्भी रीति का समन्वय जो है मिल रहा है। भवभूति का प्रिय रस, देखिए मैंने भी बताया कि उत्तर रामचरित में करुण रस है और भवभूति का जो प्रिय रस है, यानी कह लें कि जो आप भवभूति जिस रस को प्यार करते हैं वो करुण रस है। भवभूति के प्रिय छंद, तो भाई इनके प्रिय छंद जैसे अभी कालिदास के आप देखें, कालिदास के कौन कौन से प्रिय छंद हैं। तो उनका उपजाति है कालिदास का उपजाति और जो है अनुष्टुप छंद है। इनका अनुष्टुप भी है और शिखरणी कवि भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। इनका शिखरणी जो है बहुत प्रिय छंद था।
ठीक है। देखिए ये उपासक किसके थे, तो ये शिव के उपासक थे, यानी शिव यानी शंकर जी के उपासक थे। उत्तर रामचरित में भवभूति अपने आप को जो है परिणत प्रज्ञ जो है कहते हैं। तो पूछ सकता है कि भाई परिणत प्रज्ञ जो है किसे कहा जाता है, तो भवभूति को कहा जाता है। ये उत्तर रामचरित में स्वयं बता रहे हैं। महावीर चरितम में भवभूति अपने आप को जो है वशवाक कहते हैं। क्या कहते हैं, वशवाक जो है भवभूति जो है महावीर चरितम में कहते हैं। भवभूति के नाटकों में जो है अभिधा वृत्ति मुख्य है। कौन सी, अभिधा वृत्ति जो है मुख्य है। ये भी आप चाहे नोट कर सकते हैं, ये जो है पूरा भी नोट्स बनाना है आपको। भवभूति की कृतियों में ओज गुण अधिक मिल रहा है। क्षेमेंद्र ने सुव्रत तिलक में जो है भवभूति के शिखैणी छंद की जो है प्रशंसा की है, उसे जो है निर्गल तरंगड़ी कहा है। अब ये प्रश्न बन जाएगा कि भाई निर्गल तरंगड़ी किसने कहा, तो क्षेमेंद्र ने कहा। कहाँ कहा, सुव्रत तिलक में कहा। ठीक है। भवभूति का प्रिय रस कौन सा है, तो करुण रस है। उत्तर रामचरित का में कौन सा रस प्रयोग करते हैं, तो करुण रस का प्रयोग करते हैं। कि भवभूते शिखरणी निर्गल तरंगनी रुचिरा घन संदर्भे या मयूरी वनत्यते। सुव्रत तिलक में जो है ये कहा गया। अब देखिए भवभूति के 3 नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव है। तो मित्रों एक प्रश्न ये बन जाता है कि भाई विदूषक ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें विदूषक नहीं। तो अगर भवभूति के नाटक आपको देता है तो भवभूति के जो नाटक है उन पर जो है विदूषक नहीं है। ठीक है। अब महाकवि भवभूति की विषयक प्रशस्तियाँ जो हैं, कुछ कवि कह रहे हैं, कुछ लेखक कह रहे हैं, तो उनके बारे में हम जो है जान लेते हैं। ठीक है। देखिए थोड़ा मैं इसे और जूम कर देता हूँ, जो कुछ महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है। कि कवयः कालिदासाद्यः भवभूतिर्महाकवि, ये कोई अज्ञात समालोचक कवि कह रहे हैं कि नाटके भवभूतिर्वा वयं वा वयमेव वा उत्तर, ये जो है इसी का है, कोई अज्ञात समालोचक है। ठीक है। उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशेष्यते, तो ये जो है विक्रमार्क जो है कह रहे हैं। और आगे देख लीजिए फिर एक अज्ञात कवि है। ठीक है। तो ये जो है अज्ञात वाला, जैसे कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते। ठीक है। अब देखिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और एक ये मित्रों इसे नोट कर लेना, ये वाला 5वां कि भवभूतिर्शिखरणी निर्गल तरंगनी रुचिरा घन संदर्भे या मयूर्युनतति। क्षेमेंद्र सुव्रत तिलक में कह रहे हैं। तो बस मित्रों आप इतना क्या करिए, नोट्स बना लीजिए। और इतना अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो आप कोई भी कहीं भी एग्ज़ाम दीजिए, आपका भवभूति के परिचय में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पूरा जो है आसानी पूर्वक कर सकते हैं। ठीक है। तो ज़रूर वीडियो को शेयर करना, अगर आपको पसंद आई हो तो मित्रों तक ज़रूर शेयर करना। नमा संस्कृत है मित्रों, और निःशुल्क संस्कृत का प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं। मित्रों देखिए आज हम महाकवि कालिदास का जो है, जो विश्व प्रसिद्ध कालिदास हैं, इनका जो है हमें सामान्य परिचय, यानी कि आपको सामान्य परिचय इस प्रकार बता रहे हैं कि संपूर्ण परिचय आपको बता रहे हैं। अगर आप इतना नोट्स बना लेते हैं, ठीक है, आपको पहले ही पता है कि हमने जो बनाए हैं ये पूरा नोट्स के लिए आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार से किस प्रकार से आपको नोट्स बनाना है वो आपको बता रहे हैं। तो ये कालिदास का परिचय है, किस प्रकार से आपको नोट्स बनाना है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। क्योंकि नोट्स बनाना जो है बहुत लोग नहीं जान रहे हैं, और ये पूरी वीडियो हम आपको दे देंगे कैसे आपको सभी कवियों का नोट्स बनाना है। ठीक है। देखिए पहला प्रश्न बन जाता है कि भाई कालिदास की पत्नी का नाम क्या है, तो विद्योत्मा है। तो इस प्रकार से आपको पॉइंट पॉइंट में नोट करना है। इनकी पत्नी का नाम विद्योत्मा, इनके ससुर का नाम जो है शारदानंद है। क्या है, शारदानंद। प्रश्न बनता है इनके ससुर का नाम क्या है, शारदानंद। फिर इनके मित्र का, तो इनके मित्र जो है लंका के राजा कुमारदास थे। कालिदास के जो मित्र थे, देखिए कालिदास से और इनके मित्र जो है कुमारदास हो गए। तो ये भी आसानी पूर्वक आप याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न बनेगा कि भाई कालिदास का समय कितना माना जाता है, तो कालिदास का समय जो है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है।
ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी कालिदास का जो है समय माना जाता है। इनके जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो भाई जन्म स्थान के बारे में तो जितने भी संस्कृत कवि अनेक मतांतर हैं, लेकिन फिर भी जो है ये आप देखेंगे कि मेघदूत में इन्होंने उज्जैनी के प्रति विशेष आग्रह किया है। तो वैसे उज्जैन के विद्वान इन्हें उज्जैन का निवासी, कश्मीर के काश्मीरी, बंगाल के बंगाली मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तीनों ऑप्शन याद करना है कि भाई उज्जैनी, काश्मीरी और बंगाली, जो भी आपके ऑप्शन में आ जाए। अगर कश्मीर आ रहा तो कश्मीर में, बंगाल आ रहा तो बंगाल में, या तो उज्जैनी विशेष तौर पर माना जाता है। अच्छा, अब बात आती है किनके आश्रयदाता। आश्रयदाता यानी किनके राजा, कौन से राजा के समय पर ये जो है कालिदास हुए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पर जो है ये हुए थे। अब इनकी हम जाति जान लेते हैं कि भाई यानी गोत्र इनका क्या है। तो जाति से पूछेगा कि भाई इनकी कालिदास की जाति कौन से है, तो कालिदास ब्राह्मण जाति के थे। कौन सी? ब्राह्मण जाति के। अब देखिए कालिदास की 7 रचनाएं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं, आपको बिल्कुल नोट कर लेना है, बिल्कुल क्रम से। ठीक है, पहले इनकी रचना है जो कि प्रथम रचना है ऋतु संहार। तो ऋतु संहार इनका एक क्या है, गीति काव्य है। ठीक है, नाटक तीनों मालविका, कुरु है महाकाव्य और मेघ ऋतु संहारते खंड काव्य का गान। ये ट्रिक है, मैं डाल दिया हूँ यूट्यूब में, आप देखेंगे। तो जो ऋतु संहार है इनका गीति काव्य है। फिर इनका कुमार संभव, जिसमें कुमार संभव एक महाकाव्य है जिसमें 17 सर्ग हैं। कितने इसमें सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं, आप नोट कर लेना कुमार संभव में, ये एक महाकाव्य है। फिर तीसरी रचना है कि मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, ये जो है मालविकाग्निमित्रम एक नाटक है। और विक्रमोर्वशीयम में कितने अंक हैं, ये भी पूछ लेता है। विक्रमोर्वशीयम में कितने अंक हैं, तो विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक हैं। कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। और ये त्रोटक है, ध्यान रखना, विक्रमोर्वशीयम क्या है? त्रोटक है, 5 अंक है। मेघदूत, मेघदूत इनका जो है खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य। ठीक है, अच्छा मेघदूत में श्लोक कुल कितने हैं, तो मेघदूत में ये प्रश्न पूछ लेता है। तो मेघदूत में 115 श्लोक हैं। मल्लीनाथ जो है 121 श्लोक मानते हैं। मल्लीनाथ जो है, अगर मल्लीनाथ पूछे कि भाई मल्लीनाथ मेघदूत में कितने श्लोक मानते हैं, तो मल्लीनाथ 121 मानते हैं, बाकी मेघदूत में 115 श्लोक हैं। ठीक है, मेघदूत एक जो है खंड काव्य है। खंड काव्य को गीत काव्य भी कहते हैं क्योंकि गाया जा सकता है। फिर रघुवंश है, रघुवंश एक महाकाव्य है इनका, इसमें जो है 19 सर्ग है रघुवंश महाकाव्य। इस प्रकार से आपको नोट्स बनाना है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम इनका कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक है, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ये सब नोट्स बनाते चलिए। आइए देखिए, कालिदास जो है ये किसके उपासक थे, तो शिव के उपासक थे। ये आप लाल पेन से लिखते चलिए और इसको नीले पेन से लिखते चलिए। कालिदास का या यहाँ काला ही इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिय छंद इनका उपजाति अनुष्टुप छंद, यानी अनुष्टुप छंद और उपजाति इनको विशेष प्रिय था कालिदास को। अब कालिदास का प्रिय अलंकार जान लेते। तो उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरवम, दंडी पद लालित्यम माघे संते त्रियो गुणा। तो उपमा के लिए कालिदास हमारे प्रसिद्ध हैं। अब कालिदास की रीति एवं गुण हम जान लेते हैं। पूछ लिया जाता कि कालिदास की कौन सी रीति के कालिदास हैं और कालिदास का कौन सा गुण है, तो ये जो है वैधर्वी रीति संदर्भे कालिदासा, वैधर्वी रीति संदर्भे कालिदासा। और वैधर्वी रीति तो भाई गुण जो है प्रसाद होता है, तो इनका जो गुण है प्रसाद हो जाएगा। अगला नोट करना है कालिदास का प्रिय रस कौन सा। तो कालिदास जो है श्रृंगार रस जो कालिदास का है, तो वो जो है प्रिय रस है। ठीक है, कालिदास की अन्य कृतियां भी जान लेते हैं, क्योंकि कालिदास की 7 रचनाएं तो सबको रटी होना चाहिए जो मैं आपको पहले बताया, लेकिन अन्य रचनाएं भी आपको, जैसे गंगाष्टक और जो है काली सूत्र, गंगाष्टक और ज्योतिर्विदा भरण और राक्षस काव्य और श्रुतबोध, तो ये भी रचनाएं हैं। लेकिन आपको वो 7 रचनाएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना चाहिए। अब देखिए कालिदास के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इनको भी आपको बिल्कुल नोट करना है। जितना नोट्स के लिए बता रहा हूँ नोट करना। कालिदास वो काली देवी की उपासना से इन्हें विद्या प्राप्त हुई। कालिदास को विद्या प्राप्त के बाद कालिदास का कथन देखिए,
कि अनाव्रत कपाटम द्वाराम देहि, अनाव्रत कपाटम द्वाराम देहि, दरवाजा खोलो। कालिदास के बारे में जानते हैं, बड़े ही पहले मूर्ख थे, फिर जो है ठीक है, कालिदास पहले बड़े मूर्ख थे, इसके बाद इनके बारे में आप जानते हैं अच्छी प्रकार से। और जो है इसके उत्तर में इनकी पत्नी विद्योत्मा, इनकी पत्नी का नाम विद्योत्मा का कथन क्या है? देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि अनाव्रत कपाटम द्वारम देहि किसका कथन है, तो कालिदास का। और विद्योत्मा का विद्योत्मा फिर जो है विद्योत्मा का कथन, अस्ति कश्चिति वागिवाशेषः, लगता है कोई विद्वान आया है। जब कहता है कालिदास कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो, तो फिर जो है विद्योत्मा कहती लगता है कोई विद्वान आया है क्या। तो फिर कालिदास ने अपनी पत्नी की जब अस्थि से जो है इन्होंने कुमार संभव की रचना कर ली। और कश्चित यानी कश्चित से देखिए कश्चित कांता, ये मेघदूत का पहला श्लोक है, तो एक एक शब्द उनका ले लिया। कश्चित से मेघदूत और वागिवाशेषा से वाग यानी वागर्थायु संप्रक्तो रघुवंश। तो एक प्रश्न मित्रों यहाँ ये बन जाता है कि भाई अस्थि से इन्होंने कौन सी रचना की, तो कुमार संभव। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं। कश्चित से इन्होंने कौन सी रचना की, मेघदूत। और वाग से इन्होंने रघुवंश। इसका लक्षण आप याद प्रथम यानी मंगलाचरण याद करना, वागर्थायु संप्रक्तो वागर्थे प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो ये जो है आपको कश्चित कांता, इस प्रकार से आप जो है याद करना है इनका जो है मंगलाचरण। ठीक है, आइए अब अगली बात करते हैं हम जो है। देखिए विक्रमादित्य, जो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे, यानी कि 9 विद्वान थे, जिनमें से एक कालिदास भी थे। अब देखिए वो कौन कौन से थे, ये आप इस श्लोक में भी जान जाए कि धनवंतरी कि धनवंतरी छपड़ कामर सिंह शंकु वेताल भट्ट घट कर परा कालिदासः ख्यातो वराह मिहिरो नृपते सभाया रत्नानि वैवर रुचिर्नो विक्रमस्य। अब आइए इधर, इतना आपको ये जो है नोट करने वाली चीज़ बता रहे थे। अब देखिए कालिदास के बारे में थोड़ा से आपको इतना जो है और नोट कर लेना है। एक किंवदंती के अनुसार धारा के राजा भोज के प्रधान कवि कालिदास थे। एक किंवदंती के अनुसार कालिदास का अंतिम समय लंका के महाराजा कुमारदास के यहाँ बीता। वहाँ धन के लोभ में एक वेश्या ने उनकी हत्या कर दी थी। ये जो है कुछ पॉइंट मिल रहे हैं, तो इन्हें आपको नोट कर लेना है। ठीक है, नोट्स बना लेना है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको देखिए बता रहा हूँ। कालिदास ने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद यानी 4 वेदों के ज्ञाता थे। संगीत शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किया था। बाद में राजकवियों को कालिदास कहने की परंपरा चल पड़ी। राजशेखर ने ऐसे 3 कालिदासियों का उल्लेख किया है। ठीक है, तो अब ये आपके लिए इतना ज़्यादा तो महत्वपूर्ण नहीं था। अब ये देखिए कालिदास की जो उपाधियाँ, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पड़ जाता है, क्योंकि कालिदास की उपाधियाँ पूछ लेता तो आपको नोट करने रहना चाहिए। देखिए कालिदास की उपाधियाँ नोट कर लीजिए। दीप शिखा इनकी है, दीप शिखा कालिदास कहते हैं इन्हें। रघुकार कहते हैं, कवि कुल गुरु कहते हैं इन्हें। कविता कामनी विलास किसे कहा जाता है, कालिदास को। और दीप शिखा ये किसकी उपाधि है, तो कालिदास की है। कवि कुल गुरु कालिदास कहते हैं। रघुकार कालिदास को कहते हैं। उपमा के सम्राट तो ये भी कालिदास की। महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में प्रथित यत्साम भास सौमिल्य के द्वारा जो है भास सौमिल्य आदि अपने पूर्ववर्ती कवियों को सादर स्मरण किया, यानी अपने पूर्वज जो कवि हैं उनको जो है कालिदास ने स्मरण किया है। ठीक है, अब देखिए कुछ ये कालिदास की प्रशस्तियाँ हैं जो कि कुछ विद्वान इनके बारे में कहें, तो आप जो है इन्हें 2-3 महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें
नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इनके जो है कालिदास की प्रशस्तियाँ जो है नोट कर लेते हैं। पहली प्रशस्ति है कि निर्गताशु नामकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्राशु मंजरीषु जायते। ये बाण भट्ट कहते हैं अपने हर्षचरित में। अब यहाँ से आपको ये भी पता चल गया हर्षचरित किसकी रचना है, बाण भट्ट की। तो हर्षचरित में इन्होंने ये पंक्ति को कहा। अब आइए दूसरी पंक्ति जानते हैं कि शाकोते मधुर कोमल विलासिनी, शाकोत मधुर कोमल विलासिनी, कंठ को जित प्राये शिक्षाशमये अपि मुदे रतलीला कालिदासोक्ति। ये गोवर्धनाचार्य कहते हैं आर्या सप्तशती। आर्या सप्तशती में जो है गोवर्धनाचार्य कहते हैं। ये भी पंक्ति आपको नोट करना है, महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं। काव्य कोल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। काव्य कोल गुरु कालिदासो विलासा, होता है काव्य कुल गुरु कालिदासो विलासा। इस पंक्ति को किसने कहा, तो जयदेव कहते हैं प्रसन्न राघवम में। ठीक है, और ये एक दंडी की है, इसको भी आपको नोट करना है कि लिप्ता मधुर मधुद्रवेणाशन, लिप्ता मधुद्रवेणाशन यश्च निर्विषया गिरा, तेनेदं वर्त्मं वैधर्वं कालिदासेन शोधितम्। ये दंडी कहते हैं आवंती सुंदरी कथा में। ठीक है, दंडी। तो ये मित्रों आपके लिए पूरा नोट्स मैं आपको बता दिया कि इस प्रकार से आपको नोट्स बनाना है। इस प्रकार से आपको कोई एक बार नोट्स बना लेंगे, अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे, इस चीज़ें आपको पता चल जाएंगे और सामान्य चीज़ें ही पूछे जाती हैं। ठीक है, नमः संस्कृताय मित्रों। और देखिए अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हम निःशुल्क चीज़ें आपको दे रहे हैं ताकि आप जो है निःशुल्क बना पाएँ और आप भी इसी प्रकार शिक्षक बनिए और आगे बढ़ाइए। नमः संस्कृताय। आइए आज हम भर्तृहरि का आपको परिचय बता रहे हैं। पूरा नोट करने के लिए हमारा पूरा ये जो संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष को आप जो है सफल करिए और इसका पूरी तरह से आप नोट्स जो है बना लीजिए। अगर आप इतना नोट्स बना लेते हैं तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के बड़े भाई ये जो है भर्तृहरि थी। इनकी पत्नी का नाम पिंगला था। तो देखिए ऐसे प्रश्न बनते हैं ना कि भाई इनके भाई का नाम क्या था। इनके भाई का नाम था विक्रमादित्य। ठीक है, और इनके पत्नी का नाम था पिंगला। पूछेगा भर्तृहरि की पत्नी का नाम क्या था, पिंगला। भर्तृहरि के भाई का नाम क्या था, विक्रमादित्य। तो ये आप इसीलिए मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। और देखिए भर्तृहरि अपने पत्नी यानी पिंगला से बहुत प्रेम कर रहे थे। ये कहानी बहुत अलग मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि अभी हम पूरा सामान्य परिचय आपको नोट्स करा रहे हैं, तो इन्हें पूरा आपको नोट करा दें। इनके गुरु का नाम है गोरखनाथ और वसुरात। ये बौद्ध मत में भी इनके गुरु का नाम यानी वसुरात, यानी कि दो मान लीजिए आप। ठीक है, गोरखनाथ और वसुरात ये जो हैं इनके गुरु का नाम है। अब मित्रों एक प्रश्न मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि देखिए इनकी जो रचनाएं हैं भर्तृहरि की, उनमें से जो नीच शतक इनकी रचना है, नीच शतक। ठीक है, ये तो नीच शतक में आपके 111 श्लोक है। और इसके बाद एक इनकी है श्रृंगार शतक, नीच शतक श्रृंगार। ठीक है, तो श्रृंगार शतक में इन्होंने 103 श्लोक लिखा। 103 श्लोक लिखा। ठीक है, मैं थोड़ा हटा देता हूँ। 103 श्लोक इन्होंने श्रृंगार शतक में लिखा और 111 श्लोक इन्होंने वैराग शतक में लिखा। कहाँ लिखा, वैराग शतक में लिखा। तो ये अभी आपको नीचे मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं लेना। ठीक है, देखिए इनके भाई यानी अनुज यानी छोटा भाई,
तो विक्रमादित्य इनके भाई का नाम था। इनके पिता का नाम था गंधर्व सेन। ये जो मालव देश के राजा थे, गंधर्व सेन जो है मालव देश के राजा थे। और मालव देश के जो है 2 लड़के होते हैं, एक का नाम था विक्रमादित्य और एक का नाम था भर्तहरि। तो भर्तहरि एक राजा थे और राजा से फिर इन्होंने कवि कैसे बन गए, ये पूरी कहानी जो है बहुत बड़ी है। इत्सिंग, देखिए एक चीनी यात्री है। इत्सिंग जो है चीन का है। तो इत्सिंग के अनुसार के कथन के आधार पर भर्तहरि को बौद्ध कहा जाता। तो पूछा जाए कि भर्तहरि को बौद्ध किसके अनुसार कहा जाता है, तो इत्सिंग के अनुसार। भर्तहरि वेदांतोक्त यानी ब्रह्मा के उपासक थे। किसके उपासक थे, तो भाई ब्रह्मा के उपासक थे। भर्तहरि का समय कितना माना जाता है, तो 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व भर्तहरि का समय माना जाता, अथवा 575 से 650 ईस्वी, 575 से 650 ईस्वी जो है भर्तहरि का समय माना जाता है। भर्तहरि की शैली एवं रीति एवं गुण जान लीजिए। तो भर्तहरि की जो शैली है वो वैदर्भी शैली है, और वैदर्भी शैली कालिदास की भी रही, आप जाने। गुण जो है इनका यानी प्रसाद है, ठीक है, और माधुर्य गुण भी है। और देखिए एक प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों है, इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए मुक्तक काव्य के प्रथम कवि कौन है, ये तो भाई देखिए प्रथम पूछ सकता है ना। तो मुक्तक काव्य के प्रथम कवि भर्तहरि है। कौन है, भर्तहरि, ये मुक्तक काव्य के। अब भर्तहरि के प्रिय छंद कौन से हैं, तो शार्दुल, विकीर्णित और शिखरणी। शिखरणी छंद के लिए जाने जाते हैं कौन, आपके भवभूति। भवभूति शिखरणी जो है भवभूति का भी प्रिय छंद है। तो ये शार्दुल, विकीर्णित जो है भर्तहरि का हो गया और शिखरणी हो गया। इनकी मृत्यु 650 चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार बताई जा रही है। अब इनकी रचनाएं जो 4 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे वाक्यपदीयम। तो पूछ लेता है कभी कभी कि वाक्यपदीयम क्या है, तो भाई वाक्यपदीयम इनका एक व्याकरण ग्रंथ है। नीत सप्तकम क्या है, नीत सप्तकम इनका एक मुक्तक काव्य है। इसमें 111 श्लोक हैं, 111 श्लोक हैं। श्रृंगार शतक इनका एक मुक्तक काव्य है जिसमें 103 श्लोक हैं। वैराग शतक इनका एक मुक्तक काव्य है जिसमें 111 श्लोक हैं। वैराग शतक इसमें भी जो है 111 श्लोक है, ठीक है, 111 श्लोक है। तो ये आपका जो है सामान्य परिचय में रहा, इतना आप नोट्स बना लेंगे। और इनके पूछ लेता है कि भाई इनके गुरु का क्या नाम है, ठीक है, इनके गुरु का क्या नाम है, इनके पिता का क्या नाम है, इनका भर्तहरि का समय कितना माना जाता है, भर्तहरि का प्रिय छंद कौन सा है, मुक्तक काव्य के प्रथम कवि कौन से हैं, वाक्यपदीयम क्या है, एक व्याकरण ग्रंथ है। नीत शतक में कितने श्लोक हैं, तो 111 श्लोक हैं। श्रृंगार शतक मुक्तक काव्य है, इसमें 103 श्लोक हैं, ठीक है। इत्सिंग के अनुसार भर्तहरि को बौद्ध माना जाता है। तो किसके अनुसार भर्तहरि को बौद्ध माना जाता है, इत्सिंग के अनुसार। इनके पिता कहाँ के राजा थे, तो मालव देश के राजा थे। इनके छोटे भाई का क्या नाम था, इनके छोटे भाई का नाम विक्रमादित्य था। इस प्रकार से प्रश्न आपके बनेंगे तो आप नोट्स बना लेंगे तो आसानी पूर्वक कर ले जाएंगे, ठीक है। हाँ मित्रों, इसे ज़रूर ध्यान देना, ये जो भर्तहरि के पत्नी का नाम पिंगला है और इनके गुरु का नाम कई बार पूछा गया। मैं आपको बता रहा हूँ इनके गुरु का नाम तो गोरखनाथ। क्या है, गोरखनाथ। बिल्कुल आप नोट किए रहना क्योंकि ये प्रश्न कई बार आया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेट JRF की परीक्षा हो या आप TGT कर रहे हो, PGT कर रहे हो, इनमें सामान्य जो है पूछ लेता है। तो ये आप पूरा नोट्स जो है बना लेना। अच्छा, इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर भेजना है, ठीक है, ये काम आपको करना है। और संस्कृत का बिल्कुल जो है निःशुल्क प्रचार प्रसार करना है, ठीक है, नमा संस्कृत में। तो देखिए आज आपको बाण भट्ट का यानी बाण भट्ट जो है यानी कादम्बरी के जो लेखक आपके बाण भट्ट हैं, तो इनका पूरा क्रम यानी इनके परिवार का पूरा क्रम कैसे कौन हुआ ये आपको पूरा बताएंगे। और इनका जो भी आपका परिचय है पूरा नोट्स बना लेना है। तो बाण भट्ट का वंश यानी जो इनका कुल है उसका जो है क्रम बताएंगे। पहले भाई वत्स हुए, वत्स का यानी वत्स से हुए कुबेर, ठीक है। अब कुबेर जो है, कुबेर आपके कर्मकांडी श्रुति शास्त्र यानी श्रुति यानी वेद, वेदों को श्रुतियाँ भी, तो श्रुति शास्त्र संपन्न ब्राह्मण थे। इसके बाद जो है
कुबेर से होते हैं आपके पाशुपत। कुबेर के बाद तो ये क्रम आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, ठीक है। ये क्रम जो है बिल्कुल इसी प्रकार से नोट बना लीजिए। पाशुपत हुए। अब ये जो पाशुपत हुए इनके जो है 11 पुत्र हुए, जिनमें से अर्थपति पाशुपत्र के जो लड़के हुए यानी अर्थपति इनके जो है 11 पुत्र हुए। कितने हुए? 11 पुत्र। अब 11 पुत्र में से एक था चित्रभानु। 11 पुत्र में से एक था चित्रभानु, 10 पुत्र को छोड़ दो। अब चित्रभानु का लड़का हो गए भैया बाण भट्ट, और बाण भट्ट का लड़का जो हो गया भूषण भट्ट, या भूषण भट्ट को पुलिंद भट्ट पे कभी कभी आ जाता है कि पुलिंद भट्ट या पुलिन भट्ट किसे कहते हैं, तो भाई ये बाण भट्ट का ही लड़का था। तो इतना आपको पूरा ये नोट्स बना लिए होंगे। अब आइए इनके परिचय के बारे में जान लेते हैं जो आपको नोट्स बनाना है। इनका निवास स्थान सोन नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम कहा जाता है, ठीक है। ये जो है पूछेगा कि भाई इनका बाण भट्ट का निवास स्थान किस नदी के, तो आप बताएंगे सोन नदी। उसमें आपको ऑप्शन देगा तो सोन नदी, ठीक है। और किसके पास? तो प्रीतिकूट नामक एक ग्राम है वहाँ। आज ये वर्तमान पे जो है शाहाबाद आरा बिहार में आपका पड़ रहा, यानी कि बिहार के थे, ठीक है। इनका राजाश्रय इनके समय के यानी राजा कौन थे भाई, किनके जो है राजाश्रय पर ये काम कर रहे थे? तो सम्राट हर्ष। ये सम्राट हर्ष के जो है सभा पंडित थे। सम्राट हर्ष के जो है ये सभा पंडित थे। जैसे आप कालिदास को देखें कि भाई कालिदास विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो है नवरत्नों में एक थे। इसी प्रकार से ये भी जो है सम्राट हर्ष के जो है सभा पंडित थे, ठीक है, सभा के जो है पंडित थे। इनके पितामह का नाम अर्थपति है, पिता का नाम इनके चित्रभानु है। बाण भट्ट के पूछा जाएगा, बाण भट्ट के पितामह का नाम अर्थपति है और इनके पिता का नाम चित्रभानु है। माता का नाम राजदेवी है। माता जो है तो इनकी माता का नाम क्या है? माता का नाम है राजदेवी। इनकी पत्नी, तो इनकी पत्नी का नाम तो नहीं मिलता, लेकिन ये जो है इनकी पत्नी मयूर भट्ट की बहन थी। किसकी थी? मयूर भट्ट की बहन। पुत्र का नाम है भूषण भट्ट, पुलिन या पुलिंद भट्ट, ठीक है। इनकी बहन का नाम भी महत्वपूर्ण है, तो इनकी बहन का नाम क्या है? इनकी बहन का नाम है मालती। देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो आपके लिए भाई माता पिता का नाम हो जाता है, ठीक है। बहन तो ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन ये आपको जानना तो ज़रूरी है भाई एक व्यक्ति के परिवार के बारे में थोड़ा, ठीक है। अच्छा, बाण भट्ट के 2 भाई थे मित्रों, जिनका नाम था, एक का नाम था चित्रसेन, एक का नाम था मित्रसेन। बाण ने स्वयं हर्षचरित के प्रथम 3 उच्छ्वासों पर जो है उच्छ्वाकों में जो है कहा है कादम्बरी की प्रस्तावना के पद्यों में अपना जो है परिचय दिया है। कौन? बाण भट्ट ने। अब देखिए वंश गोत्र यानी कि ये किस गोत्र के थे? तो वात्स्यायन। किस गोत्र के थे? वात्स्यायन या वत्स वंश यानी कि ब्राह्मण, ठीक है। और भवभूति जो है किस गोत्र के थे? तो काश्यप, ठीक है। अब ये उपासक जो है शिव के थे। किसके थे? शिव के, यानी शंकर जी। बाण की रीति कौन सी? तो भाई बाण की जो रीति है वो पांचाली रीति के हैं, ठीक है, पांचाली रीति के। अब इनकी भी एक घटना है, देखिए इनकी बहुत दुखद घटना है, ये आपको सुनना जरूरी है कि जब बाण भट्ट बाल्यावस्था में जब छोटे थे तभी इनकी बाण की जो है माता का स्वर्गवास हो जाता है। और फिर धीरे धीरे जाने कि जब लगभग 6 वर्ष की उम्र पर जो है इनकी माता का या नहीं, ये जो है बाल्यकाल में यानी कि जन्म के ही समय पर जो है बाल्यावस्था में बिल्कुल यानी इनकी जो है माता का स्वर्गवास हो जाता है, क्योंकि भाई इनके माता का जब माता का स्वर्गवास हुआ वो समय तो नहीं दिया गया, ठीक है। 14 वर्ष यानी जब 14 वर्ष के थे तभी इनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है। अच्छा, ये प्रश्न बन सकता है एक मित्रों कि भाई कितने वर्ष के थे बाण भट्ट जब इनके पिता की मृत्यु हुई? तो 14 वर्ष के थे। प्रश्न आपके लिए, हर्ष ने इन्हें महानयम भुजंगः, महानयम भुजंगः यानी कि महानयम भुजंगः किसने कहा? तो हर्ष ने कहा, यानी बहुत चरित्र भ्रष्ट कहा, ठीक है। आइए इधर आते हैं। अब आपके लिए महत्वपूर्ण यह प्रश्न बन जाता है कि भाई हर्ष का राज्याभिषेक कब हुआ? तो हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ
और उनकी मृत्यु जो है 648 ईस्वी में हुई है। अब ह्वेनसांग जो इनके क्या बताते हैं, तो ह्वेनसांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत का भ्रमण किया और वह हर्ष के निकट संपर्क में भी जो है आया था। कौन? ये ह्वेनसांग। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। ठीक है। अब ये बाणभट्ट का समय क्या बताया जा रहा है, तो मित्रों ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाणभट्ट का समय, तो बाणभट्ट का जो समय है वो 7वीं शताब्दी ईसा का पूर्वार्ध जो है बाणभट्ट का समय जो है माना जाता है। ठीक है। आइए बाणभट्ट के विवाह के बारे में, तो अभी इसके पहले ही हम बता दिए कि इनकी पत्नी का नाम नहीं मिल रहा। महाकवि मयूर भट्ट यानी सूर शतक की बहन से इनका विवाह हुआ था। अब बाणभट्ट की रचनाओं पर कर लेते हैं, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। फिर पूछेगा कादम्बरी की विधा क्या है, तो कादम्बरी विधा में जो है एक कथा है। हरचरित किसकी रचना है? हरचरित बाणभट्ट की रचना है। हरचरित एक आख्यायिका है। ठीक है। हरचरित क्या है? पूछेगा कि हरचरित कथा है, आख्यायिका है, मुक्तक है या जो है नाटक है, तो नाटक नहीं है, ये एक आख्यायिका है। चंडी शतकम, चंडी शतकम में 100 श्लोक है, माँ चंडिका की स्तुति की गई है और यह एक मुक्तक काव्य है। ठीक है। मुकुट ताड़ितक, मुकुट ताड़ितक जो है ये इनकी एक रचना है बाणभट्ट की, और मुकुट ताड़ितक जो है ये एक नाटक है। पार्वती परिणय, ठीक है, पार्वती परिणय ये भी एक जो है इनका नाटक है। चलिए अब आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है इनकी उपाधियाँ। हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण ने निमंत्रण पर बाणभट्ट हर्ष के जो है राज दरबार पर पहुँचे। जो हर्षवर्धन था, तो हर्षवर्धन के चचेरे भाई यानी जो कृष्ण थे, कृष्ण के निमंत्रण पर बाणभट्ट हर्ष के जो है राज दरबार पर पहुँचे। अब ये जो है इनकी जो उपाधियाँ हैं, कथन कौन क्या कह रहा है, ये महत्वपूर्ण बहुत हो जाता है। इधर उपाधियाँ लिखी हुई हैं, इधर वक्ता हैं जो कहने वाले हैं। देखियो इन्हें कि वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती, वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती, इन्हें हर्षवर्धन कहते हैं। वश्यवाणी कवि चक्र के बाणस्तु पंचाननः, बाणस्तु पंच आननः, श्री चंद्रदेव कहते हैं बाणस्तु पंचाननः। ठीक है। कि पंच बाणस्तु बाणः, पंच बाणस्तु बाणः, जयदेव कहते हैं कविता कामनी कौतुको, कविता कामनी कौतुको, जयदेव। तो जयदेव की आपको 2 पंक्तियाँ याद कर लेना है कि जयदेव इन्हें पंचबाणस्तु बाणः कहता है और कविता कामनी कौतुक भी कहता है जयदेव। तो ये जो है 2 पंक्तियाँ आपको नोट करना है। अब देखिए भाई, इन्हें बलदेव उपाध्याय जी क्या कहते हैं? गद्य सम्राट कहते हैं कि तुम गद्य के जो है सम्राट हो। वाणी वाणो बबुओ, ये गोवर्धनाचार्य हैं। ठीक है। गोवर्धनाचार्य एक कवि हैं, तो ये कह रहे हैं वाणी वाणो बबुओ। ठीक है। कि कविता तरुण गहना विहरण मयूरा, ये वामन भट्ट बाण कहते हैं। अरे कविता कानन केसरी, कविता कानन केसरी, चंद्रदेव कहते हैं। अतुरंग बाणा, तुरंग बाणा, ये आलोचक कहते हैं। ठीक है। इनकी ये जो जितनी भी महत्वपूर्ण है मैं आपको सब बता रहा हूँ। बाणः कवि नाम इह चक्रवर्ती, ये शोढल कहते हैं। ठीक है। महानयम भुजंगः, ये हर्षवर्धन जिसके राजाश्रय पर रहते थे वही हर्षवर्धन कहते हैं। कि गद्दम कवि नाम निकषम वदन्ति, आलोचक कहते हैं। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, महत्वपूर्ण आपके लिए, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, समालोचक। ठीक है। अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो गई। और भट्टबाणस्य भारतीम, भट्टबाणस्य भारतीम, ये जो है गंगा देवी कहती हैं, एक कवित्री हैं गंगा देवी, वही कह रही हैं इनको। भट्ट बाणस्य भारतीम, गंगा देवी कहती हैं। वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य, धर्मदास, ये धर्मदास कहते हैं। ठीक है। देखिए
हर्ष के दरबार में 2 अन्य विद्वान और थे, एक मातंग दिवाकर था और एक मयूर भट्ट। और आप बाण भट्ट का नाम तो बिल्कुल याद ही किए रहना। जैसे देखिए आपने देखा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे उनमें से जो था, उनमें से कालिदास थे। तो इसी प्रकार ये भी जो है मान लें कि हर्ष के जो है विद्वानों में श्रेष्ठ विद्वान थे। ठीक है। शिवराज विजय के रचयिता अंबिका दत्त व्यास का आज संपूर्ण परिचय आपको बताएंगे। किस प्रकार आपसे जो नोट्स बनाना है वो इस प्रकार से आपको क्रम से बनाना है। जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार से देखिए हम आपको बता रहे हैं, इन्हें पूरा आप नोट्स जो है बना लीजिए। ठीक है। एक बार अगर बना लेंगे तो अच्छी प्रकार से जो है कोई भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो अच्छी प्रकार से आप कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इनके पिता का नाम यानी जो पितामह हैं यानी बाबा, अरे भाई चल क्यों नहीं रहा। इनके पितामह का नाम पंडित राजा राम है यानी पंडित जी हैं, और पिता का नाम दुर्गा दत्त है। अच्छा, पंडित राजा राम के 2 लड़के हुए थे, एक का नाम था दुर्गा दत्त और एक का नाम था देवी दत्त। तो देवी दत्त भाई, अब इनके पिता का नाम दुर्गा दत्त है तो इनके जो है देवी दत्त जो है चाचा का नाम हो जाएगा, चाचा। ठीक है। चाचा को दादा भी कहते हैं, तो देवी दत्त जो है इनके चाचा का नाम हो जाएगा। इनके पुत्र का नाम राधा कुमार व्यास है। ठीक है। इनका गोत्र क्या है, तो पराशर गोत्री यजुर्वेदी तीप्रवर भीड़ा वंश के जो है ये इनका जो है गोत्र माना जाता है। जन्म स्थान तो भैया ये राजस्थान के हैं, राज्य राजस्थान, जिला जयपुर और ग्राम रावत जी का धूला, मोहल्ला सिलावटी। ठीक है। वहाँ के ये थे, राजस्थान के। पूछा जाता है आपसे इनका जन्म कहाँ है, इस प्रकार से प्रश्न। और जन्म समय, इनका जन्म समय तो जन्म समय चैत शुक्ल पक्ष अष्टमी यानी 1915 में, 19 अगर संवत में रखेंगे और ईस्वी में करेंगे तो 1858 ईस्वी में जो है हुआ था। इनकी मृत्यु मार्गशीर्ष अगहन कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी सोमवार संवत जो है 1957 में यानी सन 1900 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए अगर मृत्यु आप देखेंगे, अगर संवत यानी कि जो संवत आपका है वो 57 ज़्यादा है किससे, सन से। ठीक है। तो अगर आपका संवत लिखा है तो आप जान जाएंगे। अब देखिए यहीं देख लीजिए इनकी जो मृत्यु हुई है भाई 1957 में, संवत की बात है, और जो ईस्वी है 1900, तो 1900 में अगर 57 जोड़ देंगे तो भाई 1957 हो जाएगा, 1957 हो जाएगा। तो ये अब आपका बन गया संवत। ठीक है। ये बन गया आपका संवत में, तो 57 जो है ईस्वी से ज़्यादा है। कर्मस्थली काशी में अध्ययन अध्यापन इन्होंने किया, यानी काशी वाराणसी में तो अध्ययन अध्यापन इन्होंने किया। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई इनकी कुल रचनाएं लगभग 78 रचनाएं। भाई एक रचना लोग नहीं कर पाते, इन्होंने 78 रचनाएं की। अब बताइए संस्कृत रचनाएं, देखिए कुछ संस्कृत रचनाएं कुछ हिंदी रचनाएं। तो संस्कृत रचनाएं क्योंकि आपको संस्कृत पढ़ना है। शिवराज विजय इनका एक उपन्यास है। सामवतम बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामवतम नाटक है। ठीक है। बहुत लोग गलत करते हैं। 22 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है रत्नाष्टक और कथा कुसुम आदि जो है संस्कृत की रचनाओं का जो है लेखन किया। हिंदी रचनाएं देखिए बिहारी बिहार, ये कुंडली छंद पर है जो है बिहारी बिहार। तो इनकी ये जो हिंदी रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्रिका पीयूष प्रवाह का इन्होंने संपादन किया। तो पूछा जाएगा भाई पीयूष प्रवाह का संपादन किसने किया, तो जो है अंबिका दत्त व्यास ने। अब इनकी उपाधियों से एक प्रश्न बनेगा आपसे कि सुकवि, इन्हें भरतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं। काशी कविता वर्धिनी सभा पर इन्होंने जो है सुकवि की उपाधि दी। घटिका शतक जो है ब्रह्म अमृत वर्षणी सभा पर इन्हें जो है मिला हुआ है। शतावधान, ठीक है। और भारत रत्न काशी की महासभा पर तो पूछा जा सकता है कि भारत रत्न इन्हें उपाधि जो है
कैसे मिली? तो काशी की सभा में मिली। इनको अभिनव बाण या आधुनिक बाण भी कहा जाता है। भारत भूषण भी इनकी उपाधि है। महाकवि किसकी उपाधि? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाकवि किसकी उपाधि है, तो ये आपकी 12वीं की हो जाएगी। ठीक है, आइए अब कुछ वन लाइन प्रश्न में है, थोड़ा सा 1 मिनट है तो आप नोट कर लीजिए। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता कौन है? अंबिका दत्त व्यास है। पूछा जाएगा कि प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता कौन है? अंबिका दत्त व्यास है। बिहारी बिहार किस छंद पर है? तो कुंडली छंद पर है। किसकी रचना है? तो बिहारी बिहार में व्यास जी ने अपना संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा है। ये हिंदी रचना है। ठीक है, बिहारी बिहार। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में व्यास जी ने धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया था। तो कितनी वर्ष की अवस्था पर इन्होंने धर्म सभा पर पुरस्कार प्राप्त किया? तो 12 वर्ष की अवस्था पर व्यास जी ने जो है धर्म सभा की जो है परीक्षा हुई, उस पर जो है इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया। बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना इन्होंने की, अंबिका दत्त व्यास ने। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि भाई संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसने की? तो अंबिका दत्त व्यास ने की। ठीक है, और कहाँ की? तो बिहार में की। व्यास जी ने 10 वर्ष की अवस्था से ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। यानी कि जब 10 वर्ष के थे तभी से, अब समझ लीजिए 10 वर्ष कितनी छोटी उम्र होती है, तभी से इन्होंने काव्य रचना जो है आरंभ कर दी थी। और 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त कर लिया था। ठीक है, अब देखिए व्यास जी ने शिवराज विजय कब लिखा? तो 1870 में इन्होंने शिवराज विजय को लिखा। और ये काशी से 1901 में जो है उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। यानी कि उनकी मृत्यु जो है मित्रों 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अभी इसके पहले हमने बताया भी। तो 1900 में जब अंबिका दत्त व्यास की जो है मृत्यु हो जाती है, तब फिर उनके मृत्यु के बाद 1 साल जो है ये शिवराज विजय जो है प्रकाशित होता है। ठीक है, और नोट करने लायक है, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में जो है प्राध्यापक थे। वक्ता और साहित्य सृष्टा के साथ ही चित्रकारिता, अश्वारोहण, संगीत और शतरंज में भी व्यास जी की विशेष रुचि रखते थे। यानी कि थोड़ा बहुत इन्हें संगीतों आता था, शतरंजों आता था भाई, चित्रकारिताओं का ले आ रहे हैं, अश्वारोहण यानी घोड़े पर चढ़ना, सवारी करना, ये भी इन्हें जो है पता। ये तो नॉर्मल है, इस प्रकार सब कोई कर लेता। अब देखिए, लेकिन इनकी एक चीज़ है, आप देखेंगे कि सितार के भी, हारमोनियम के भी और जल तरंग मृदंग के भी जो है प्रिय वाद्य इनके जो थे, यानी कि इन्हें भी जो बजा लेते थे। व्यास जी ने हिंदी और संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला भाषा के ज्ञाता थे। आप समझिए, हम एक भाषा के ज्ञाता हो सकते हैं, ये 4 भाषा, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, देखें 4 भाषा के ज्ञाता थे। आगे आइए, न्याय, व्याकरण, वेदांत, दर्शन में इनकी अच्छी गति थी। एक घड़ी में 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना करने से व्यास को घटिका शतक की उपाधि, तो घटिका शतक की उपाधि कब मिली? घड़ी के समय से, यानी 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना करने से व्यास जी को घटिका शतक की उपाधि जो है प्रदान की गई थी। ठीक है, अब इधर आइए, ये भी नोट कर लीजिए कि 100 प्रश्नों को एक साथ सुनकर सभी प्रश्नों का उत्तर उसी क्रम में देने की अद्भुत क्षमता होने से इन्हें शतावधान की उपाधि दी गई थी। तो शतावधान की उपाधि कब दी गई थी? 100 प्रश्नों को सुना इन्होंने, इसके बाद उसी क्रम में उनका उत्तर दिया, इसलिए इनको शतावधान की उपाधि दी गई। 42 वर्ष की अवस्था में ही व्यास जी संवत 1957 यानी 1900 ईस्वी में अपने पीछे, यानी कि 42 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बताओ 72 रचनाएँ कर लिया और इनकी मृत्यु हो गई। एक 9 वर्ष की अपनी पुत्री और एक 9 वर्षीय पुत्र और एक कन्या। इधर आ जाओ भाई, तुम इधर कर देते हैं। ठीक है, अरे यार ये इधर कैसे जाएगा, ये गए। ठीक है, हाँ, तो छोड़कर जो है पंच तत्व में जो है प्राप्त हो गए। पत्नी को भी अपने असहाय, 9 वर्ष का पुत्र था, एक कन्या थी, इनको जो है असहाय जो है छोड़ देते हैं। तो इतना मित्रों आपको बिल्कुल नोट कर लेना है, नोट्स बना लेना है। ये पूछा जाता है इनके पिता का क्या नाम है? दुर्गा दत्त है। पितामह का नाम राजा राम है। ठीक है, इनके पुत्र का नाम क्या है? तो राधा कुमार व्यास है। ये
इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो आप पूरा जो है इसका नोट्स जो है बना लीजिए। एक बार नोट्स बना लेंगे तो बार बार आपको नहीं बनाना, अच्छी प्रकार से आप कर ले जाएंगे। ठीक है। नमः संस्कृताय मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए और संस्कृत को आगे फैला। तो मित्रों 12वीं का पूरा सामान्य परिचय आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है। और किरात अर्जुनीयम के लेखक भारवी की एक ही कृति है किरात अर्जुनीयम, और बहुत ही महत्वपूर्ण, लगभग सभी सिलेबसों में लगाई जाती है। चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी कर रहे हो, जीआईसी एलटी में, सभी में आपका जो है किरात अर्जुनीयम लगाया जाता है। किरात अर्जुनीयम में केवल आपके 46 श्लोक है प्रथम सर्ग में, ताकि किरात अर्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, लेकिन उसमें जो प्रथम सर्ग है जो कि हर एग्जामों में लगाया जाता है 46 श्लोक हैं, जिसमें से मित्रों नोट करना कि 1 से 44 तक आपका जो है वंशज छंद में है, और 45 नंबर का जो श्लोक रहेगा वो 46 वो उसमें पुष्पिताग्रा रहेगा, और 46 नंबर के श्लोक में मालनी छंद है। तो ऐसा प्रश्न बन जाता है कि किरात अर्जुनीयम का प्रथम सर्ग का यानी अंतिम श्लोक या 46 नंबर का श्लोक में कौन सा छंद है, तो मालनी है। बिल्कुल आप नोट किए रहना। आइए भारवी के परिचय के बारे में जानते हैं। इनके पिता का नाम श्रीधर और नारायण स्वामी जो है मिलता भी है, ये आवंती सुंदरी कथा के अनुसार। तो भाई नारायण स्वामी किस कथा के अनुसार मिलता है, तो आवंती सुंदरी कथा के अनुसार। इनकी माता का नाम सुशीला, पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका है, पुत्र का नाम मनोरथ है। ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल नोट करना है। मूल नाम इनका दामोदर है, और गोत्र जो है वो कुशिक गोत्र के हैं। कौन से गोत्र के? कुशिक गोत्र के। देखिए जन्म स्थान इनका दक्षिण भारत में नासिक प्रदेश के अचलपुर या इलिचपुर धारा नगरी जो है अवंती सुंदरी कथा के अनुसार इनका माना जाता है जन्म स्थान, या जो है अचलपुर इलिचपुर भी इनका जो है माना जाता है जन्म स्थान। समय इनका 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध जो है माना जाता है। अब आइए इनके जो है, जैसे आपने बाणभट्ट का देखा था, अब इनका भी पूरा परिवार जान लीजिए। भारवी के पुत्र का नाम था मनोरथ। भारवी के जो पुत्र थे मनोरथ यानी मनोरथ का लड़का हुआ वीरदत्त, और वीरदत्त और गौरी का जो है पुत्र होता है दंडी। कौन होता है? तो इसीलिए दंडी एक पूछ लेता है कि भारवी के दंडी कौन लगते हैं, तो प्रापौत्र लगते हैं। कौन लगते हैं? प्रापौत्र लगते हैं। अब देखिए भारवी का संप्रदाय कौन सा है, तो भाई शैव संप्रदाय के। ठीक है। इनकी उपाधि है आतपत्र, उपाधि है इनकी भारवी की। किसकी उपाधि है? आतपत्र। तो भारवी की उपाधि है। ठीक है। आधत्ते कनकमये आतपत्र लक्ष्मी माँ, किरात अर्जुनीयम में इस श्लोक में कनकमय आतपत्र यानी सोने का, कनकमय यानी सोने का छाता, ठीक है, की उपमा को अति सुंदर मानकर आलोचकों ने कवि का नाम ही जो है आतपत्र भारवी रख दिया है। अब आपको नोट करना है इनके आश्रयदाता। भाई ये किस राजा के काल पर रह रहे थे, तो विष्णुवर्धन यानी पुलकेशिन द्वितीय के अनुज यानी जो छोटा भाई। ठीक है। सिंह विष्णु ये जो है आपको अवंती सुंदरी कथा के अनुसार मिल रहा है। दुर्विनीत महेंद्र विक्रम सिंह विष्णु का ये पुत्र था। राजा दुर्विनीत ने किरात अर्जुनीयम के 15वें सर्ग पर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजा दुर्विनीत ने किरात अर्जुनीयम के 15वें सर्ग पर संस्कृत टीका लिखी है। भारवी जो है दंडी के प्रापितामह थे। दंडी के कौन थे भारवी? तो प्रापितामह थे। ठीक है। भारवी की वाणी को क्या कहा गया? तो भारवी की वाणी को प्रकृति मधुरा कहा गया। क्या कहा गया? प्रकृति मधुरा। भारवी महाकाव्यों में अलंकृत काव्य शैली या रीत शैली के जन्मदाता हैं। इनके काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहा जाता है। तो भाई पूछा जाएगा कि किस कवि के मार्ग को विचित्र मार्ग कहा जाता है, तो भारवी की। ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण आपके लिए कि श्री NC चटर्जी भारवी को ट्रावणकोर का निवासी मानते हैं। कहाँ का? NC चटर्जी जो है ये कहाँ का निवासी मानते हैं? तो ट्रावणकोर का निवासी जो है मानते हैं।
ठीक है, चलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। देखिए इतना आपको नोट्स बनाना है। एक किंवदंती चल रही है, उसके अनुसार इनके पिता द्वारा अपमानित भारवी उनके यानी अपने पिता का वध करने के लिए उद्यत हो गए, परंतु पिता द्वारा उनके हित के लिए डांटा गया। यह जानकर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और पिता ने 6 माह तक ससुराल में सेवा करने का आदेश दे दिया। भारवी का समय जो है 560 ईस्वी के लगभग तथा रचनाकाल इनका 580 ईस्वी के लगभग, यानी कि लगभग में मान लीजिए कि कोई निश्चित, जो संस्कृत के कवि हैं उनका निश्चित समय नहीं माना गया, तो लगभग अधिकांश समालोचकों ने माना है। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। आचार्य मल्लीनाथ ने भारवी के किरात और नियम पर घंटा, ये महत्वपूर्ण है, एक घंटा पथ नामक टीका जो है मल्लीनाथ ने लिखी है। ठीक है, भारवी राजनीति के प्रकांड पंडित थे, यानी राजनीति ये जो है बहुत अच्छी प्रकार से आ रही थी। मल्लीनाथ भारवी की कविता की उपमा जो है नारिकेल फल से जो है करते हैं। नारिकेल फल सम्मितम वचः। दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में भारवी का नाम उल्लेखित है। देखिए भारवी के किरात अर्धनियम को लक्ष्मयंत महाकाव्य और माघ के शिशुपाल वधम को श्रयंत महाकाव्य तथा श्रीहर्ष के नैषधि चरितम को आनंदांत महाकाव्य कहते हैं। इसमें एक प्रश्न मित्रों ये नोट करना कि जो है बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 महाकाव्य आते हैं। एक तो किरात अर्धनियम में आपके 18 सर्ग हैं, और शिशुपाल वधम में आपके 20 सर्ग हैं, और नैषधि चरितम में आपके 22 सर्ग हैं। ये आपके बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। इसमें से एक प्रश्न ये बनता है कि बृहत्त्रयी का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है, तो भाई आपका ये अंतिम वाला हो जाएगा, नैषधि चरितम। ठीक है तो इतना आपको नोट्स बना लें। भारवे अर्थ गौरवम ये किसने कहा, तो उद्भट ने कहा। किसने कहा, उद्भट ने। ये भी आपको नोट करना है। इतना आपको नोट्स बना लेना है। अगर आप इतना नोट्स बना रहे हैं तो आपको भारवी के परिचय से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो आप कर ना पाएँ। तो इसे नोट्स बनाकर और 2-3 बार पढ़ लेंगे, अच्छी प्रकार से आपको याद हो जाएगा, समझ जाएंगे। ठीक है, नमः संस्कृत मित्रों, और वीडियो को ज़रूर शेयर करा करिए ताकि आपके मित्र भी जो है जाने और संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए। नमः संस्कृत मित्रों।